हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को, और स्वागत है आपका ऐसे टीचर एकेडमी पर। और मेरा नाम है शादाब आलम। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं सीटेट मॉक टेस्ट 2026 के लिए, सीटेट सितंबर 2026 के लिए। और ये बहुत ही ज़बरदस्त वाले क्वेश्चंस आज सॉल्व करने वाले हैं। एग्जैक्ट ऐसे ही प्रश्न आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सेम टॉपिक से और सेम लैंग्वेज, बिल्कुल सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है। तो जल्दी से शुरू करेंगे और देखते हैं कौन कितने पानी में है, यानी किसकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो सब्जेक्ट रहेगा CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो लास्ट में हम देखेंगे किसके कितने आंसर सही हुए हैं। तो सब लोग अपने आंसर काउंट भी करते रहना जितने भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी हम पूरे पूरे एक्सप्लेनेशन से ही करेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ आंसर बताने हैं, समझ करके फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ में ही पढ़ने वाले हैं। तो लगातार बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जो है आपकी 1 अगस्त से जो है मैराथन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो 1 अगस्त टाइम हमारा यही रहा करेगा, शाम को 7 बजे डेली लाइव करते हैं। तो 7 बजे से लेके रात के 1 बजे तक, 2 बजे तक हमारी क्लास चला करेगी डेली। अब सारे सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस आएंगी, ट्रिकी वीडियोस आएंगी, बहुत कुछ आने वाला है। जैसे कि पिछले साल हमने बहुत सारी महामैराथन क्लासेस की हैं, जिसमें से पूरा पेपर भी फंसा है। तो इसी तरह से इस बार और भी एडवांस तरीके से हम महामैराथन करने वाले हैं। तो साथ में जुड़े रहें और डेली लाइव आएँ शाम 7 बजे। अभी जो है बीच में मैं 1-2 छुट्टी कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे कुछ काम अभी हैं। लेकिन 1 तारीख के बाद ना कोई छुट्टी होगी और ना ही कोई स्किप, कोई भी चीज़ बिल्कुल भी ऐसी नहीं होगी। लगातार सारी क्लासेस बहुत ज़बरदस्त चलने वाली होंगी। लास्ट हमारा मंथ रहेगा, 1 महीने 5 दिन का समय बचेगा हमारे पास अगले 1 तारीख से, अगर हम जोड़ेंगे। और 1 महीना हमारे लिए इनफ है बहुत कुछ करने के लिए। तो धमाल मचाएंगे इस महीने, बहुत तगड़ा वाला है ना। तो सब लोग बने रहना। चलिए फिलहाल शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। तो आज की ये क्लास आपके सामने आ चुकी है और पहला प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है। तो आज का पहला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार निरत्यक नाटककार में किस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। तो पहला ऑप्शन है तर्क गणितीय बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक गतिक संवेदनात्मक बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक बुद्धि और डी ऑप्शन है भाषाई बुद्धि। तो आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। लेकिन पहले आंसर देंगे आप लोग। तो जल्दी से फटाफट से बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही लगता है आपको, कमेंट में लिख के बताएंगे जल्दी से। चलिए जल्दी लिखिए अपना अपना आंसर। हाँ, तो ये हमारा हावर्ड गार्डनर के अनुसार नृत्यक नाटककार, नृत्यक हो या नाटककार को कहते हैं एक्टर। तो इन लोगों का सबसे ज्यादा काम क्या होता है, यानी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। डांस करेंगे तो भी शरीर का इस्तेमाल होगा, एक्टिंग करोगे तो भी शरीर का इस्तेमाल होगा। यानी आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का, उसमें हालांकि इमोशंस भी ऐड होते हैं, लेकिन ज्यादा आप फिजिकली मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, हाथ हिलाना, पैर हिलाना, सब चीजें है ना। तो इसमें शरीर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। इसलिए इन लोगों की बुद्धि कौन सी होगी, शारीरिक गतिक संवेदनात्मक बुद्धि होगी। डी सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट जाएगा। और किन लोगों में होती है ये वाली बुद्धि, इनके अलावा अगर हम बात करें तो जो प्लेयर्स होते हैं, यानी जो आपके खिलाड़ी लोग होते हैं, है ना, इन लोगों में, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेटर हो गए, फुटबॉलर हो गए, है ना, बैडमिंटन खेलने वाले हो गए, कोई सभी खेल आप अगर आप खेलते हैं तो वो सब में यही बुद्धि आपकी यूज होगी, शारीरिक गतिक संवेदनात्मक बुद्धि। उसके अलावा जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं या हमारी आर्मी के जो जवान होते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, शरीर का ही इस्तेमाल करते हैं। फाइटर्स लोग जो होते हैं, जो वैसे भी जो प्रोफेशनल फाइटर्स होते हैं, है ना, कराटे करने वाले लोग, कुश्ती करने वाले लोग, तो ये लोग भी क्या होंगे, इनके अंदर भी शारीरिक गतिक संवेदनात्मक बुद्धि ज़्यादा होगी, क्योंकि इनका कंट्रोल शरीर पर, अपने हाथ पैर पर और सेंस पर हमसे, आम आदमियों से बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमारी तरफ कोई गेंद फेंकेगा तो शायद अगर तेज़ी से फेंक दी तो हमारे हाथ पता भी नहीं चलेगा कब निकली है, या हमारे आंख नाक मुंह पे लगेगी वो। लेकिन ये लोग इतने फास्ट होते हैं कि 200 की स्पीड से आने वाली गेंद को भी ऐसे एक हाथ से पकड़ लेते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो गया। अब इनकी बॉडी ने उतनी चीज़ें सीख ली हैं, है ना। तो ये वाली बुद्धि इनमें सबसे ज़्यादा मिलेगी। तर्क गणितीय बुद्धि, जिनका हिसाब किताब गणना करना सबसे बेहतर होगा। प्राकृतिक बुद्धि, जो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों को समझता है, मौसम के बारे में पता चलता है, पेड़ पौधों के बारे में, पर्वत, नदियाँ, है ना, जितनी
जीव जंतु हैं, पशु पक्षियां, उन सब के बारे में जिनको नॉलेज होती है वो होती है प्राकृतिक बुद्धि। भाषाई बुद्धि, बोलना लिखना, ज़्यादा अच्छी शब्दावली होना, फ्लुएंसी होना। राइटर्स लोग जो होते हैं, कवि होते हैं, है ना, जो भाषण देने वाले लोग होते हैं, हालांकि टीचर जो होते हैं उनकी भी भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो बच्चों की भाषाओं को समझते हैं और उन्हें बहुत अच्छे से समझा पाते हैं। तो यहाँ जो आंसर जाएगा सेकंड ऑप्शन जाएगा। लेकिन बात यह है कि ये प्रश्न हम पिछली बार कर चुके थे। एक्चुअली मैंने पीपीटी शायद थोड़ी पीछे से खोल ली है, तो हम जो है 10 क्वेश्चंस हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने 10 क्वेश्चंस पे लास्ट क्लास छोड़ी थी, मुझे लगा 100 पे छोड़ी थी, लेकिन हमने 110 क्वेश्चंस पे छोड़ी थी। तो अब 111वें से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ अगला प्रश्न है आपका। मोनू का मानना है कि उसके भाषाई कौशल अच्छे हैं, उसके अंग्रेजी की परीक्षा में कम अंक आने का कारण है उसका अच्छे से पढ़ाई ना करना। मोनू अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रहा है? तो पहला ऑप्शन है पर्यावरणीय कारक, दूसरा है आनुवांशिक कारक, तीसरा है योग्यता की कमी, और डी ऑप्शन है कोशिश की कमी। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? कमेंट में जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे सब लोग। और एक बार वीडियो को लाइक करेंगे सभी लोग, क्योंकि अभी जो है बहुत ही कम लोगों ने लाइक किया है, सबने नहीं किया है। तो जरा एक बार कमेंट को नीचे करके जल्दी जल्दी लाइक करो, 500 लाइक पूरे करो फटाफट से। जिसने नहीं किया जल्दी ईमानदारी से करेंगे। हम्म, देखिए, इसने बोला मोनू का मानना है कि उसके भाषाई कौशल अच्छे हैं, यानी उसकी लैंग्वेज अच्छी है। परीक्षा में अगर उसके नंबर कम आए हैं तो वो इसलिए आए हैं क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी। पढ़ाई नहीं करी यानी कि मेहनत नहीं करी, है ना, मेहनत नहीं की उसने। वो कह रहा है कि मुझे वो चीज़ आती है, मैं अगर मेहनत करता तो बहुत अच्छे नंबर ला सकता था, मुझे लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, लेकिन मैंने पढ़ाई ही नहीं करी, मतलब कोशिश ही नहीं की। तो किस चीज़ में कमी रही है? कोशिश की कमी है ये। किस चीज़ की कमी है? कोशिश की। पर्यावरणीय कारक किसको कहेंगे? कि भाई मेरे आसपास तो स्कूल ही नहीं था, भाई मेरे आसपास तो ट्यूशन के पढ़ने के लिए कोई टीचर ही नहीं था, है ना, या मुझे तो टीचर ने अच्छा से नहीं पढ़ाया, या मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं था, या घर में मेरे बिजली नहीं आती तो मैं कैसे पढ़ता, है ना। बहुत सारे ये होते हैं पर्यावरणीय कारक। आनुवांशिक कारक कौन से होते हैं? कि भाई मेरे माँ बाप ही बुद्धू हैं, है ना, हालांकि ऐसा बोलना नहीं है, लेकिन आनुवांशिक कारक इसी को कहेंगे कि भाई उसके जो पूर्वज हैं वो भी इस सब्जेक्ट में या इस काम में कमजोर थे, तो बच्चा भी उस काम में कमजोर रहेगा, लेकिन ऐसा कोई कारक हमें यहाँ देखने को नहीं मिला। योग्यता की कमी तब होती है जब उसको वो चीज़ ना आती हो, यानी उसने कोशिश तो की, पढ़ाई तो की, लेकिन उसको वो पढ़ाई समझ में ही नहीं आ रही है। यानी उसको, जैसे मैथ की अगर हम बात करें तो वो मैथ पढ़ता तो है, लेकिन मैथ उसको समझ में नहीं आता है, कम आता है। तो योग्यता की कमी तब होती है। लेकिन यहाँ उसने बोला कि मेरा अच्छा है, कौशल में कोई कमी नहीं है, तो कोशिश में कमी रही है, मेहनत करने में कमी रही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कथन ए है आपका, बच्चों का संपूर्ण शारीरिक व संवेगात्मक विकास उसके सीखने को बहुत प्रभावित करता है। और तर्क है, अकादमिक अधिगम पर व्यक्तिगत संवेगात्मक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ए और आर के हिसाब से बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन जाएगा? क्या ये दोनों ऑप्शन सही हैं या एक सही है एक गलत है? जो आपको लगता है बताएंगे आप। चलिए फटाफट से अपना अपना आंसर लिखेंगे। जी, फटाफट लिखिए जल्दी से। बहुत अच्छे। देखिए, तो इसने बोला बच्चों का संपूर्ण शारीरिक व संवेगात्मक विकास उसके सीखने को प्रभावित करता है। तो हाँ, करता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर शारीरिक विकास ही अच्छा नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, है ना। लर्निंग, सीखना केवल किताब पढ़ने को नहीं कहते, सीखना का मतलब पूरी जीवन भर में। अगर आप बाइक चलाना सीख रहे हो तो उसको भी सीखना कहेंगे, आप लिखना सीख रहे हो उसको भी सीखना कहेंगे, आप बोलना सीख रहे हो उसको भी सीखना ही कहेंगे, है ना। अगर आप घर में जो है झाड़ू लगाना सीख रहे हैं उसको भी सीखना ही। लर्निंग हर चीज़ में होती है, केवल पढ़ाई की बात नहीं होती। अगर पढ़ाई पे भी लाओगे तब भी इफेक्ट पड़ जाता है। अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है तो वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में प्रॉपर हिस्सा ले ही नहीं पाता, खेलने नहीं जा पाता, दोस्त नहीं बनते उसके, ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। इमोशंस का तो उससे भी ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर इमोशनली कोई बच्चा डिस्टर्ब है यानी दुखी है तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर टीचर ने उसको डांट दिया है, वो डरा हुआ है, तो भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर उसको किसी चीज़ की टेंशन है तो भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और लगेगा भी तो वो उसको याद ही नहीं होगा क्योंकि दिमाग में टेंशन चल रही है। तो इमोशंस का और शरीर का हर विकास का आपकी लर्निंग पे फर्क ज़रूर पड़ेगा, है ना।
अकादमिक अधिगम पर व्यक्तिगत संवेगात्मक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि पड़ता है। आपकी जो एकेडमिक लर्निंग है, यानी आप जो किताब पढ़ रहे हैं या स्कूल में जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, उस पर आपके इमोशंस का फर्क पड़ता है। इसने बोला नहीं पड़ता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ए तो सही है, आर गलत है, यानी आंसर जो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन। समझ में आया? एक बार यस लिख दो कमेंट में अगर बात समझ में आ गई है तो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य विद्यालय कक्षा में छात्रों को सेट करने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान देना चाहिए। क्या सेट करने पर ध्यान देना चाहिए, ये पूछा है। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है या खाली स्थान है। महारत उन्मुख लक्ष्य, या फिर असफलता स्वीकार करने वाले लक्ष्य, या फिर असफलता से बचने वाले लक्ष्य, या फिर प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य? बताएंगे आप सभी लोग कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। फटाफट से सब लोग लिखेंगे आंसर। चलिए, सबका यस भी आया है, इसका मतलब सभी को बात समझ में आ रही है। लाइक करते रहो, जल्दी करो। 400 लाइक में लास्ट एक लाइक बचा है, बताओ कौन करेगा। 399 हो गए हैं। कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक दबा दो, जल्दी बताओ। देखिए, इसने बोला मध्य विद्यालय। मध्य विद्यालय किसको कहते हैं? जो कक्षा 6 से 8 तक की बात करते हैं उसको मध्य विद्यालय कहेंगे, या कक्षा 8 तक ही सीटेट तो हमारा काम चल रहा है, तो हमें हाई स्कूल की बात ही नहीं करनी। तो अगर इन बच्चों के लिए आप कोई भी लक्ष्य टारगेट बना रहे हैं तो वो होना चाहिए महारत उन्मुख लक्ष्य। क्यों? इसका कारण क्या है, देखो समझते हैं। कारण दो हैं इसके। नंबर एक, महारत उन्मुख लक्ष्य वो होते हैं जिसमें आप अपनी स्किल को यानी योग्यता को बढ़ा रहे होते हैं, है ना। योग्यता बढ़ाने वाले लक्ष्य, ना कि केवल पास होने वाले लक्ष्य। जैसे 3 इडियट में डायलॉग था ना वो, कि नंबर के पीछे मत भागो बल्कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, है ना। या उसमें डायलॉग ऐसा था कि कामयाबी के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, यानी योग्यता के पीछे भागो, स्किल के पीछे भागो। अगर योग्यता बढ़ेगी तो नौकरी या कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि बच्चे को हमें सिखाना है कि बच्चा अपनी योग्यता बढ़ाए, स्किल पे काम करे, ना कि नंबर पे। अगर स्किल बढ़ जाएगी, योग्यता बढ़ जाएगी, आपको वो चीज प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगी, नंबर झक मार के पीछे आएंगे। भाई सीधी बात है ना। हो सकता है रट्टा आपने ना मारा हो तो 2 नंबर कम आ जाए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में आप उसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, आपको वो काम बहुत अच्छे से आता होगा। तो हमेशा योग्यता बढ़ाने वाले लक्ष्य पे जाना है, ना कि दिखावा करने वाले लक्ष्य पे। प्रदर्शन करने वाले लक्ष्य, केवल नंबरों के पीछे भागते रहोगे, लेकिन जिंदगी में आएगा कुछ नहीं। जब इंटरव्यू देने जाओगे कहीं फेल हो जाओगे। आपने ये रियल लाइफ में देखा है कि 90% नंबर लाने वाले बच्चे अक्सर इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। रियल है, डेटा उठा के देखो। जो 90+% बच्चे नंबर लाते हैं ना, हाई स्कूल में 98%, 96%, इंटर में भी 96%, वो जब नौकरी लेने जाते हैं किसी कंपनी में तो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दैनिक जीवन में यार उन्होंने दुनिया को नहीं जिया। उनको नहीं पता लोगों से बात कैसे करते हैं, उनको नहीं पता कि मैं अगर कोई प्रोडक्ट बेचने जाऊंगा तो सामने वाले व्यक्ति की क्या नीड है, उसको कैसे बात करूंगा। और जो 60% 70% वाले बच्चे होते हैं, 70-75% वाले, वो लाइफ में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जो 50 से नीचे वाले होते हैं वो भी बेकार हो जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही ठप है ना। तो जो बीच के एवरेज बच्चे होते हैं ना, वही बिल्ड करते हैं नेशन को, वही बिजनेसमैन बनते हैं, वही सक्सेसफुल बनते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नंबर ज़्यादा नहीं लाने हैं। अगर आप 98% नंबर ला रहे हैं लेकिन डेली लाइफ में भी उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं तो उससे बेस्ट कोई नहीं। वो फिर सुपीरियर बनते हैं, वो राजा बनते हैं। चलिए, तो असफलता से बचेंगे भी नहीं आप, कि आप जो है फेल होने से बचना है, तो बात वहीं आ गई कि नंबर के पीछे भाग रहे हैं, है ना। असफलता को स्वीकार कर लिया कि तो फिर तो आपने हार मान ली कि चलो अब तो फेल होना ही है, पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये भी गलत है। आंसर जो है पहला ऑप्शन आपका राइट जाएगा, महारत उन्मुख बनेंगे आप। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए? पहला ऑप्शन है उद्दीपन प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम, दूसरा ऑप्शन है संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, तीसरा ऑप्शन है रट्टा मारकर सीखना, और डी ऑप्शन है दूसरों से ज्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना। बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से जाएगा सही, कमेंट में लिखेंगे। सर मेरा बीएड का रिजल्ट कब आया है और सीटेट क्लियर नहीं है, तो बीपीएससी दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। बिना सीटेट के आप बीपीएससी नहीं दे पाओगे। हाँ, जो अगर एस्टेट आपने पास किया है, जो बिहार में एस्टेट होता है, तो एस्टेट करने के बाद आप टीजीटी और पीजीटी दे पाएंगे। ठीक है, टीजीटी
और पीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं आप, लेकिन बिना सीटेट के आप कक्षा 6 से 8 वाला एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इसके लिए सीटेट की आवश्यकता पड़ेगी आपको। आगे क्या कहा इसने कि कौन सी तकनीक पर ज्यादा बल देना चाहिए अध्यापिका को। उद्दीपन प्रतिक्रिया वाला ऑप्शन आपका हमेशा गलत है, ये निगेटिव टैग वर्ड है, और निगेटिव टैग वर्ड होने का कारण है आपका कि ये दो जो हैं ये व्यवहारवाद से रिलेटेड है। किससे? व्यवहारवाद से रिलेटेड है। संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया, ये सही बात हो गई, क्योंकि संरचनात्मक अन्वेषण का मतलब है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चा काम कर रहा है, बच्चा एक्टिव है और आप उससे एक्टिविटी करवा रहे हैं, बच्चे को एक आपने प्लेटफॉर्म दिया और वो काम कर रहा है, तो इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं हो सकता, ये सबसे बेस्ट रहेगा। रट्टा मारना निगेटिव टैग वर्ड है, और नंबरों के पीछे भागना भी निगेटिव है। मैंने अभी पिछले प्रश्न में यही समझाया आपको कि नंबरों के पीछे नहीं भागना, आपको अपनी योग्यता के पीछे भागना है। तो आंसर जो राइट जाएगा सेकंड ऑप्शन जाएगा। समझ गए बात? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे, लेकिन अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले जल्दी से एक बार लाइक करो, क्योंकि 499 लाइक हमारे हो गए हैं। 500 लाइक में लास्ट लाइक बचा है, तो बताओ कौन है वो लक्की पर्सन जो 500 लाइक कर रहा है। जल्दी कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबाओ। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन है सजा से बचना, दूसरा है रुचि, तीसरा ऑप्शन है इनाम, और डी ऑप्शन है असफलता का डर। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? तुरंत लिखेंगे अपना अपना आंसर। सर सीटेट करने के बाद जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो सीटेट पास करने के बाद जो है ना, जॉब के लिए आपको पहले वैकेंसी आनी होती है। जब वैकेंसी के फॉर्म निकलते हैं तो वो कई प्रकार के निकलते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने अपने स्टेट की बात करेंगे तो बिहार में बीपीएससी नाम से आती है, बीपीएससी टीआरई है ना। यूपी में बात करेंगे तो सुपर टेट नाम से आती है वैकेंसी। दिल्ली में बात करेंगे तो डीएसएसबी नाम से आती है वैकेंसी, है ना। और अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो केवीएस नाम से आती है वैकेंसी, एनवीएस नाम से आती है, और कई बार जो है एकलव्य स्कूल जिसको ईएमआरएस भी कहते हैं आप, तो उसकी भी आ जाती है ना। तो इतनी सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि आप इनमें से कोई सा भी फॉर्म भर सकते हैं, बट ये हर साल नहीं आती, इनकी अपनी मर्जी है, ये कभी भी आती हैं और कभी भी चली जाती हैं। जैसे कि सुपर टेट बहुत सालों से नहीं आया, बीपीएससी भी लगभग 2.5 साल होने वाले हैं आई थिंक, तब आया था, अब उसके बाद नहीं आया। अभी आने की उम्मीद कह रहे हैं, पर अभी कोई कंफर्म नहीं है कि आएगा कब। तो चीज़ें ये है कि आपको सीटेट पास करके रखना है, जब भी वैकेंसी आए उसमें एकदम अप्लाई करो, और इसकी भी तैयारी बेसिक लेवल की रखनी चाहिए। ये नहीं कि पहले वैकेंसी आ जाएगी फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इतनी जल्दी नहीं हो पाता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कोई भी वैकेंसी की तैयारी करने में साल 6 महीने लगते ही हैं, और वैकेंसी के लिए टाइम मिलता है 1 महीना 2 महीना। तो जो फॉर्म भरने के बाद तैयारी करता है ना वैकेंसी की, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि सिलेबस ही खत्म नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले से अपना प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। अब देखो इसने बोला बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा नहीं है। बाह्य अभिप्रेरणा वो होती है जिसमें दो चीजें होती हैं, या तो लालच होता है या फिर दबाव होता है ना। और आंतरिक अभिप्रेरणा वो होती है जिसमें आपको मजा आता है। आंतरिक अभिप्रेरणा है रुचि, जिसमें आपको मजा आ रहा है, जिसमें संतुष्टि मिल रही है, जिसमें आप अपनी योग्यता बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ आंतरिक अभिप्रेरणा ही पूछा है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है, क्योंकि इसने कहा कि बाह्य अभिप्रेरणा कौन सी नहीं है, तो रुचि बाह्य नहीं है, आंतरिक है, बाकी सब बाह्य हैं। देखो सजा से बचना दबाव है, इनाम लालच है, असफलता का डर ये भी दबाव है। तो नेगेटिव चीजें जितनी रहेंगी बाह्य अभिप्रेरणा, और अच्छी चीजें आंतरिक अभिप्रेरणा। यहाँ सेकंड ऑप्शन आपका एकदम सही जाएगा। समझ गए बात को? चलो जी अगले प्रश्न पे आते हैं। इसने पूछा निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थी के अधिगम में बाधक रहेगा? उत्सुकता, कृतज्ञता, जिज्ञासा या फिर निराशा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सब लोग अपना अपना आंसर लिखेंगे। पोल क्यों नहीं देते सर? देखो पोल देने का कारण यह है कि उसमें टाइम लगता है यार। अभी मैं इधर से पोल, हर एक कारण यह है कि हर प्रश्न पे अलग दोबारा से क्लिक करके पोल बनाना पड़ता है। अभी मैं यहाँ पोल बनाऊंगा 30 सेकंड निकल जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे ना, पोल छोड़ो, पोल करेंगे तो 5 क्वेश्चंस कम ही पढ़ पाएंगे उतने ही टाइम में, है ना। अभी 1 घंटे में 30 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, और अगर पोल लगाने बैठ जाऊंगा तो फिर 1.5 घंटे में 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? तो इसलिए पोल लगाने में टाइम लगता है। तो कमेंट करके अपना आंसर दो। देखो निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा? निगेटिव कौन सा रहेगा? बाधक, बाधक वही रहेगा जिससे आपकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो रहा हो। उत्सुकता तो अच्छी चीज है, यानी आप किसी काम को सीखना चाह रहे हैं, आपके अंदर से इच्छा हो रही है, उसको उत्सुकता कहते हैं। कृतज्ञता आपका एप्टीट्यूड होता है, यानी आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट। जिज्ञासा भी
क्यूरिसिटी यानी कि आपके अंदर एक तड़प है कि मुझे ये काम सीखना है, तो ये भी अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव है। निराशा गलत चीज़ है, क्योंकि निराशा में क्या हो जाएगा, आप सैड हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और आपका कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। बहुत बार आप निराशा में जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, सब लोग जाते हैं। तो उस समय पे कोई काम करने का मन नहीं करता, हम लेट जाते हैं, आराम से फ़ोन चलाने लगते हैं या फिर सो जाते हैं कि आज काम करने का मूड नहीं है। तो उससे आपके लर्निंग में क्या पड़ेगी, बाधा पड़ेगी, आपका समय खराब होगा। तो आपको कभी भी निराश नहीं रहना, सैड नहीं होना। तो यही बाधक है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में जल संप्रति पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगहीन नहीं है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। बच्चे के इस भ्रांति पर अध्यापिका को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है इस जवाब को सिरे से नकार देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है। तीसरा ऑप्शन है आपका इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए। और डी ऑप्शन है केवल एक ही सही जवाब है, जो है कि जल रंगहीन है और इसी पर जोर देना चाहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही लगता है, कमेंट में जल्दी से बताएंगे आप लोग। सीटेट के बाद हम किसी भी स्टेट में जॉब ले सकते हैं, हाँ यस। सीटेट जो है वो आपके सभी स्टेट्स में वैलिड रहता है, तो आप किसी भी स्टेट का फॉर्म भर सकते हैं। चलो लिखो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको आने वाली वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। देखो इसने बोला एक कक्षा में जल संप्रति पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगहीन नहीं है। यानी जल तो रंगहीन है, ये बात हमें पता है कि जल रंगहीन है। रंगहीन मतलब कि पानी का कोई रंग नहीं होता, उसमें जो मिलाते हैं वैसे ही हो जाएगा। पानी में नीला कलर मिलाओगे तो नीला हो जाएगा, पानी में काला मिलाओगे पानी काला हो जाएगा, लाल मिलाओगे पानी लाल हो जाएगा। पानी का कोई कलर नहीं होता है ना। लेकिन ये बात बच्चा नहीं मान रहा है, बच्चा कहता है कि पानी का कलर काला है। क्या कहता है? बच्चा कहता है कि पानी का कलर जो है वो काला है ना। तो आप क्या करेंगे? आपने बच्चे से पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हो आप काला, तो बच्चे ने बोला मेरे घर के पास में एक नाला है, उसमें पानी जो बहता है वो तो काले रंग का है। तो तब आप क्या करेंगे? क्या बच्चे के जवाब को एकदम नकार देंगे और उसको डरा धमका के बिठा देंगे, चुप बैठ ज्यादा नहीं बोलना, बकवास कर रहा है? ऐसा तो नहीं करेंगे, गलत। क्या इस बात पर बल देंगे कि बच्चे का तर्क निराधार है? तो बच्चे ने जो तर्क दिया है वो निराधार नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने तो वो चीज़ रियल में देखी है, वो तो बच्चे का अनुभव है। तो तर्क निराधार तो है नहीं, उसका आधार तो है, किसी ना किसी आधार पे बोला है ना बच्चे ने। तो आप क्या करेंगे? बच्चे के जवाब को पहले एक्सेप्ट करेंगे और फिर जल के रंगहीन होने का तर्क बताएंगे, कारण बताएंगे कि बेटा तुमने जो जल देखा है ना वो नाले में, उसमें बहुत सारे गंदगी, बहुत सारा मैल और बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है, जिसके कारण उस पानी का रंग काला दिख रहा है, बाकी पानी का रंग नहीं होता। और उसको फिर उसके अपोजिट एग्जाम्पल भी देंगे कि देखो तालाब का जो पानी होता है उसका तो हरा दिखता है रंग, क्योंकि उसके आसपास पेड़ खड़े होते हैं। अगर खुला आसमान के नीचे कोई पानी है तो उसका रंग जो है वो नीला दिख जाता है। तो उसको एग्जाम्पल देंगे और तर्क देंगे कि जल रंगहीन नहीं है ना, वो सॉरी जल रंगहीन है। केवल एक ही सही जवाब है, ये तो सही जवाब है भी नहीं ना। और इस पे जोर देना कि जल रंगहीन है, इस पर जोर देना, तो फिर बच्चे का तर्क या बच्चे के दिमाग में जो सवाल भ्रांति उठी है वो कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी। बच्चे को ये लगेगा कि मास्टर ने या मैम ने जबरदस्ती मुझे बिठा दिया है, बस अपनी बात मनवा ली। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आप सही देंगे, ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या है? अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है? पहला ऑप्शन है इनाम और दंड, दूसरा ऑप्शन है मानकीकृत आकलन, तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक संदर्भ और डी ऑप्शन है प्रतिपादक अध्यापन। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? सब लोग कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे। चलो फटाफट लिखो जल्दी जल्दी। हाँ जी, और 1 तारीख से आपकी मैराथन क्लासेस स्टार्ट होंगी भाई, याद रख लेना सब लोग, ठीक है। 1 अगस्त को मैराथन क्लास यूट्यूब पर आपकी मैराथन क्लास स्टार्ट होंगी, ठीक है। ठीक है, टाइम रहेगा शाम 7 बजे, नोट कर लो इसको।
और ये उसके बाद आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी और ज़रा सी भी स्किप नहीं करनी, आपको पूरी 100% क्लासेस देखनी है, तभी सीटेट में तगड़े नंबर आ पाएंगे। ठीक है, तो अब 1 तारीख से हम बहुत ही जलवे वाली क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही खतरनाक वाली। तो आप रेडी रहना सब लोग, जो भी काम धंधा है, जो भी चीज़ें कर रहे हैं पहले ही ख़त्म कर लो। अगला महीना बहुत मेहनत का महीना होने वाला है, बहुत तगड़ी मेहनत करेंगे। ठीक है, इसने बोला अधिगम का सामाजिक रचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देगा। सामाजिक रचनात्मक का मतलब है कि एक तो बच्चे मिलजुल के सीख रहे हो और दूसरा करके सीख रहे हो, काम को करके। तो इनाम और दंड तो निगेटिव टैग वर्ड होते हैं क्योंकि ये लालच है। मानकीकृत आकलन भी निगेटिव टैग वर्ड है। सामाजिक संदर्भ सही रहेगा। सामाजिक संदर्भ या सांस्कृतिक संदर्भ का मतलब है कि बच्चे के दैनिक जीवन से मिला के पढ़ा रहे हो आप क्लास में जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हो वो बच्चे के दैनिक जीवन से मैच कर रहा है, इसी को कहते हैं कि सामाजिक या सांस्कृतिक संदर्भ के हिसाब से पढ़ा रहे हैं आप, है ना। और क्लास में जो भी पढ़ाते हैं उसको बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पानी का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, है ना, कि पानी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, पानी की बचत कैसे करते हैं, एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चों से सवाल करो, बताओ आप अपने घर में पानी कहाँ से आता है, बच्चे बताएंगे कि नल से आता है, टंकी से आता है, जहाँ से भी। बच्चों से कहो पानी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, बच्चे बताएंगे हम पानी पीते हैं, पानी से नहाते हैं, पानी से खाना बनाते हैं। तो इससे बच्चे अपने जीवन से उस चैप्टर को रिलेट कर लेंगे तो उसको जल्दी समझ में आएगा। इसी को कहते हैं सांस्कृतिक संदर्भ। समझ गए बात? तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर, पहला ऑप्शन है यह संदर्भित रूप में हो, दूसरा ऑप्शन है अधिगम करता प्रदर्शन उन्मुखी हो, तीसरा ऑप्शन है अधिगम करता बाह्य कारकों से अभिप्रेरित हो, और डी ऑप्शन है जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। वैकेंसी वाला पेपर टफ होता है जी, बिल्कुल होता है। सीटेट से थोड़ा सा हाई लेवल जाता है क्योंकि सीटेट फर्स्ट स्टेप है और वो सेकंड स्टेप है, तो सेकंड स्टेप हमेशा थोड़ा सा आगे रहेगा, तो जाहिर है थोड़ा सा टफ रहेगा। इसीलिए तो कहता हूं मैं आपको कि उसकी तैयारी थोड़ी पहले से ही बेसिक बेसिक करते रहना चाहिए। बेसिक 4 सब्जेक्ट हमेशा जीवन में तैयार रखने चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जीके। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, और अगर आप टीचिंग लाइन में हैं तो सीडीपी। ये 5 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको बेसिक हमेशा ही तैयार रखने हैं, हमेशा, पूरे जीवन भर, मतलब जब तक नौकरी नहीं लगती। वैकेंसी का इंतजार मत करो, पहले से ही इन चैप्टर्स को, इन सब्जेक्ट को बेसिक बेसिक अपना तैयार करके रखो। समझे बात को? नौकरी झटके से नहीं लगती, नौकरी के लिए समय देना पड़ता है। देखो अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा कब होगा, जब संदर्भित रूप में हो, यही बात सही हो जाएगी क्योंकि अभी पिछले प्रश्न में भी हम यही बात कर रहे थे। सामाजिक संदर्भ, संदर्भित का मतलब होता है किसी चीज से जोड़ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बच्चे को कोई शब्द सिखाता हूं तो मैं वास्तविक वस्तु भी दिखाता हूं। मैंने बोला बच्चे से एप्पल क्या है, तो बच्चे को तो नहीं पता एप्पल क्या है, लेकिन मैं उसको दिखाऊंगा देखो ये एप्पल है, तो बच्चे को आप समझ में आ गई हाँ इस चीज़ को एप्पल कहते हैं, अगली बार वो याद रखेगा उसको। तो यही होता है संदर्भ। जब क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो तो वो बच्चे के लिए नया है, तो आप क्या करो उस टॉपिक को बच्चे के दैनिक जीवन की चीज़ों से जोड़ दो, तो बच्चे को संदर्भ मिल जाएगा, कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। तो वो होता है संदर्भ के उसके दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना। प्रदर्शन को तो हमने अभी अभी बोला था आपसे कि निगेटिव टैग वर्ड है, क्योंकि प्रदर्शन उन्मुखी का क्या मतलब हो गया कि आप केवल दिखावा के लिए पढ़ रहे हैं, आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि देख तेरे से ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए या स्किल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। बाह्य कारक भी हमेशा आपका निगेटिव टैग वर्ड रहेगा। ठीक है, जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। देखो कई बार हम ये करते हैं कि जब पूरा चैप्टर बहुत बड़ा होता है तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और एक एक पार्ट्स को पढ़ाते हैं, क्योंकि एक साथ पढ़ाएंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक शर्त होती है कि जितने भी पार्ट्स हैं वो सब आपस में जुड़े हों, एक ही टॉपिक से रिलेटेड हों, तो बच्चे को कहानी समझ में आएगी। जैसे एक वेब सीरीज आती है तो पहला एपिसोड आता है, फिर दूसरा एपिसोड, फिर तीसरा एपिसोड, तो सारे एपिसोड एक ही कहानी से रिलेटेड होते हैं। अगर ऐसा हो कि पहले एपिसोड में अलग कहानी चल रही थी, बीच में खत्म करके दूसरे एपिसोड में किसी और की कहानी आ गई, तो आपको मजा आएगा। आप कहेंगे क्या है यार, किसने बना दी, ये तो बेकार चीज बना दी, दिमाग खराब और कर दिया, आधी स्टोरी पता चली आधी पता नहीं चली। सेम चीज असंबंधित नहीं होने चाहिए। जितने भी खंड हैं आपके, जितने भी पार्ट्स हैं आपके जो पढ़ा रहे हो, असंबंधित ना हो बल्कि संबंधित हो, यानी आपस में रिलेटेड हो, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही गया है। समझ में आ रही है ना कहानी आपको? मेरा पढ़ाया हुआ बता दो एक बार यार। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विकास के किस चरण की विशेषता स्वयं की पहचान खोजने और अमूर्त सोच के मुद्दे से निपटना है? पहला ऑप्शन है श्रेष्ठावस्था, दूसरा है प्रारंभिक बचपन, तीसरा ऑप्शन है मध्य बचपन और डी ऑप्शन है किशोरावस्था। बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, तुरंत लिखेंगे आंसर।
जी फटाफट बताओ। सर मॉडल पेपर कब से होगा? या मॉडल पेपर दिन लेट आते हैं, थोड़े जल्दी नहीं आते हैं। मॉडल पेपर तो 10-15 दिन पहले आएंगे। जैसे अगस्त में आएंगे, 20 अगस्त के आसपास। हो सकता है 15 20 अगस्त से। अभी मॉडल पेपर मिलेंगे ही नहीं अभी, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन केवल मॉडल पेपर के ऊपर थोड़ी बैठे रहोगे, पहले तैयारी तो पूरी कर लो। मॉडल पेपर का लिए का मकसद तो ये होता है कि हम प्रैक्टिस करेंगे उनसे, क्वेश्चंस की। लेकिन अगर आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ ही नहीं रखा, कोई थ्योरी नहीं पढ़ी, कुछ पढ़ा नहीं है, तो मॉडल पेपर सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। क्या फ़ायदा होगा कि मॉडल पेपर आपको मिल भी जाए, है ना? जब हम आपको मॉडल पेपर देंगे, आपको मॉडल पेपर मिल भी गए, तो उनका रट्टा मारोगे फिर बैठ के, सॉल्व आपसे होंगे नहीं। मॉडल पेपर का मतलब होता है कि पहले से हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको यहाँ आप प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे। इसने बोला विकास के किस चरण की विशेषता स्वयं की पहचान खोजने और अमूर्त सोच के मुद्दों से निपटना है। तो अमूर्त सोच जब आ गई है तो आप सबको पता है कि बच्चा 4th स्टेज में आ गया है ना? यानी कि बच्चा कौन सी स्टेज में है? अमूर्त संरचनात्मक या अमूर्त या औपचारिक कह दो, औपचारिक संक्रियात्मक। जीन प्याजे का चौथा चरण। और चौथे चरण की उम्र क्या होती है? 11 साल से लेके 18 साल। अब आप खुद बता दो ये कौन सी स्टेज होगी, है ना? कौन सी स्टेज होगी? किशोर अवस्था होगी, 12 से 18। तो जाहिर है आपका डी ऑप्शन यहां पर सही जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है विकास एक खास क्रम अनुसार चलता है। दूसरा ऑप्शन है विकास विभेदन व एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। सी ऑप्शन है विकास पैर से सिर की दिशा में होता है। और डी ऑप्शन है विकास केंद्र से बाहर की दिशा में अग्रसर होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? तुरंत लिखेंगे आंसर। जी चलो, 800 लाइक कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्दी से एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक करेंगे सब लोग। 800 क्या, 1000 ही कर दो, इतने सारे लोग लाइव आ रहे हैं अभी। एक बार लाइक करेंगे ना तो अभी 1500 लाइक पूरे हो जाएंगे, तो जल्दी करो। 1000 तो करो कम से कम, 1000 क्रॉस करो जल्दी से। तो इसने बोला कि विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकास एक खास क्रम अनुसार चलता है, ये तो सही बात है ना? विकास क्रम होता है विकास में। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा पहले गर्दन संभालना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर घुटने के बल चलना सीखता है, फिर सहारे से खड़े होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। तो ये क्या हो गया? एक सिस्टम है, मतलब क्रम है, स्टेप बाय स्टेप। विकास विभेदन और एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। विभेदन मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता, और एकीकरण मतलब कि सभी विकास आपस में जुड़े हुए हैं और सारे विकास आपस में, या बच्चे की सारी क्षमताएं आपस में जुड़ती चली जाती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी क्षमताएं मिलके कोऑर्डिनेशन बनता है, दोनों हाथ एक साथ काम कर रहे हैं। आंख और हाथ का समन्वय, मुंह और हाथ का समन्वय, तभी आंख बंद करके भी खाना खा सकते हो बाद में, अभी हम लोग, है ना? विकास पैर से सिर की ओर होता है, ये आंसर गलत है आपका, क्योंकि विकास सिर से शुरू होता है। अभी अभी बताया ना, पहले सिर का विकास होगा, गर्दन संभालेगा बच्चा, फिर कमर का विकास होगा, बैठना सीखेगा, फिर घुटने का विकास होगा तो घुटने के बल चलेगा। तो सिर से शुरू हो रहा है, ना कि पैर से। विकास केंद्र से बाहर की दिशा में होता है, ये बात सही है। अब मुझे एक चीज बताओ आप, चलो ये जो मैंने ये वाला कहा, तो ये सिर से पैर की ओर विकास होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? शीर्षगामी सिद्धांत। क्या कहते हैं इसको? शीर्षगामी विकास का सिद्धांत। जो ये है केंद्र से बाहर की दिशा में, इसका क्या नाम है ये बताओ कमेंट करके। विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, इस सिद्धांत का नाम क्या है? कमेंट करके बताओ, चलो जल्दी बताओ किस किस को पता है। अगला प्रश्न है बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण हैं। पहला ऑप्शन है केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण। दूसरा ऑप्शन है केवल पालकों के पालन पोषण का तरीका। तीसरा ऑप्शन है आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया। और डी ऑप्शन है केवल बच्चों का भौतिक परिवेश। बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सब लोग लिखेंगे आंसर। प्रोक्सिमो डिस्टल, अधोगामी। सही जवाब, अधोगामी विकास होता है, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर।
देखिए बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस बच्चे में क्यों होता है? आनुवंशिकता के कारण तो होता ही होता है, क्योंकि आनुवंशिकता, हर बच्चे के पेरेंट्स अलग अलग हैं, तो माता पिता के गुण लेके पैदा हुआ है, तो जाहिर है कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा। लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता पर्यावरण के कारण भी आती है। अलग अलग जगहों पे आप रहेंगे तो आपकी भाषाएं अलग अलग हो जाएंगी, अलग अलग एरिया में रहेंगे आपके लुक्स भी अलग हो जाते हैं। भाई कश्मीर के लोग अलग तरह से दिखते हैं, मध्य प्रदेश के लोग अलग दिखते हैं, तमिलनाडु के लोग अलग दिखते हैं ना, थोड़ा सा अंतर होता है, देख के बता देते हैं हम ये तो वहां से होगा, है ना। या अगर हम भारत के बाद बाहर चले जाएं तो भी, कि चाइना के लोग अलग दिखते हैं, हिंदुस्तान के अलग दिखते हैं, अमेरिका के लोग अलग दिखते हैं, पर्यावरण का फर्क पड़ता है ना। उसी प्रकार से अगर हम अपने आसपास के लोगों में भी बात करें तो सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, सबके इमोशंस अलग अलग होते हैं, सबके सोचने का तरीका अलग है, सबके पढ़ने का तरीका अलग है ना, हर आदमी में कुछ ना कुछ अंतर है। तो दोनों ही कारण से अंतर आता है, आनुवांशिकता से भी और पर्यावरण से भी, केवल एक चीज से अंतर नहीं आ सकता। अगला प्रश्न है सामाजिकरण। पहला ऑप्शन है रैखिक और निश्चित प्रक्रिया है, दूसरा है सरल और एक आयामी प्रक्रिया है, तीसरा ऑप्शन है जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, और डी ऑप्शन है अनम्य व सार्वभौमिक प्रक्रिया है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप लोगों को? लिखो अपना आंसर। चलो जल्दी जल्दी बताओ फटाफट अपना अपना आंसर। जी, तो सामाजिकरण कैसी प्रक्रिया है? देखो सामाजिकरण जो है ना वो सामाजिक विकास का हिस्सा है ना। किसका? सामाजिक विकास का। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, शायद आप लोगों को याद होगी, नए बच्चों को ना पता हो तो सुन लो। जितने भी विकास है, ऑल विकास यानी सारे के सारे डेवलपमेंट, ऑल विकास एंड ऑल अधिगम लर्निंग, सारे के सारे कैसे होते हैं? जटिल होते हैं। यानी कोई भी सीखना, कोई भी लर्निंग, चाहे छोटी से छोटी, जैसे खाना खाना सीखना, आसान नहीं है, जटिल है। सामाजिक विकास जटिल है, संज्ञानात्मक विकास जटिल है। जटिल मतलब कठिन, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी रुकावटें होती हैं, मेहनत लगे, जिसमें जिस काम को करने में मेहनत लगे। बस एक भाषा अर्जन जटिल नहीं होता, क्योंकि भाषा अर्जन अपने आप हो रहा है। अधिगम फिर जटिल, जहां पे भी बात लर्निंग की आएगी, जहां पे भी बात डेवलपमेंट की आएगी, वो जटिल ही रहेंगे। चाहे आप पेन पकड़ के लिखना सीख रहे हो, जटिल है, पानी पीना सीख रहे हो, जटिल है, सब चीजें जटिल होती हैं। तो ये बात क्लियर है आपकी कि सरल नहीं हो सकती, समझे बात। रेखिक भी नहीं होती कि सीधे सीधे हो जाए, नहीं होती। अनम्य, अनम्य ठीक है, लेकिन सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि सार्वभौमिक का क्या मतलब होता है? सार्वभौमिक मतलब होता है जो सबके साथ हो, है ना, जो सबके लिए एक जैसी हो। तो सबके लिए एक जैसी थोड़ी हो जाएगी, सबका विकास अलग अलग नहीं होता। अनम्य मतलब जो सख्त हो, जिसमें कोई चेंज ना हो सके, जो लचीला ना हो। तो क्या कोई भी विकास ऐसा है जिसमें लचीलापन ना हो? या कोई भी विकास ऐसा है जो एक ही जैसा चले पैदा होने से लेकर बुढ़ापे तक? बदलाव तो होते हैं ना, लचीलापन तो होता है ना, चेंजेस होते हैं ना। तो अनम्य नहीं हो सकता, कैसा रहेगा? नम्य रहेगा। नम्य मतलब लचीला, नम्य मतलब लचीला, और अनम्य मतलब बगैर लचीला, सख्त। तो ये गलत हो जाएगा, जटिल वाला आंसर सही जाएगा, और बहुआयामी वाला आंसर सही जाएगा, क्योंकि सारे विकास बहुआयामी होते हैं। बहुआयामी मतलब बहुत तरह से होते हैं, बहुत तरह, बहुत चारों तरफ की दुनिया से अलग अलग चीज़ों से सीख के बनते हैं, अलग अलग चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, है ना, एक चीज़ नहीं होती। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। जीन प्याजे ने सुझाव दिया कि, क्या सुझाव दिया? पहला ऑप्शन है बच्चे बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं, दूसरा ऑप्शन है भाषा विकास को सुसाध्य करती है, तीसरा ऑप्शन है बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, और डी ऑप्शन है बच्चे एक खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और जन्म के समय नासमझ होते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप लोगों को? कमेंट में बताएंगे। चलो जल्दी लिखो फटाफट से अपना अपना आंसर। देखिए,
जीन प्याजे ने सुझाव दिया कि क्या सुझाव दिया, बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं, पहला ही ऑप्शन आपका राइट होगा। और इसको हम क्या कहते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में, कि बच्चों की सोच बड़ों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। क्या कहते हैं? गुणात्मक भिन्नता। क्योंकि बच्चों के सोचने का तरीका और बड़ों के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। ये नहीं कि मात्रा अलग है, कि छोटों में कम दिमाग है बड़े लोगों में ज़्यादा दिमाग है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। दिमाग उतना ही है, आईक्यू लेवल भी उतना ही है, बस उनकी लर्निंग का तरीका अलग अलग है, उनके सोचने का तरीका अलग है, चीज़ों को महसूस करने का तरीका अलग है। एक छोटा बच्चा खिलौने से पूरे दिन खेल सकता है, बड़ा आदमी नहीं खेल सकता है ना। छोटा बच्चा काम की जिम्मेदारी कोई नहीं समझता, उसका मन नहीं करेगा छोड़ देगा, बड़ा आदमी नहीं सोच छोड़ सकता, उसको जिम्मेदारी निभानी है। सोचने के तरीके अलग अलग है ना। तो गुणात्मक भिन्नता कहते हैं इसको। भाषा विकास को बढ़ाएगी, ये बात जीन प्याजे ने नहीं, ये बात वाइगोत्स्की ने बोली है, कि भाषा जो है वो आपके विकास को बढ़ाती है, ये बात वाइगोत्स्की ने बोली है। बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से अलग हो जाएगी, ये तो कॉन्सेप्ट गलत हो गया, क्योंकि हम कह रहे हैं कि गुणात्मक भिन्नता है, मात्रात्मक नहीं है। बच्चे खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं, ये खाली स्लेट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक बोलते हैं, जबकि वाइगोत्स्की, जीन प्याजे, जितने सीटेट वाले जो टॉपिक हैं, कॉलबर्ग है, वाइगोत्स्की है, गार्डनर है, ये सब रचनात्मक हैं, व्यवहारवादी नहीं, रचनावादी हैं, करके सीखने पे डिपेंड है ना। बच्चों को काम में लगाते हैं। व्यवहारवाद वाले मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि बच्चे तो बुद्धू हैं, बच्चे तो खाली स्लेट हैं, उनको जो बनाना चाहो बना दो, जबरदस्ती बाहर से दबाव डालते हैं। तो यहाँ जो आंसर जाएगा पहला ऑप्शन सही जाएगा। समझ गए बात को? चलिए जी अगले प्रश्न पे आते हैं। इसने बोला निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? शेष अवस्था 6 से 11, माध्यमिक बाल्यावस्था 2 से 6 साल, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक, और पूर्व संक्रियात्मक चरण जन्म से लेकर 2 वर्ष। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही लग रहा है आप लोगों को? कमेंट में लिखो अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया, जल्दी लिखेंगे अपना अपना आंसर। और हमारे 1000 लाइक में लास्ट लाइक बचा है भाई, 999 हो गए हैं। तो कौन है वो लक्की पर्सन जो 1000 वाला लाइक दबाएगा? जल्दी कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबा दो सब लोग, जिसने नहीं किया जल्दी, अच्छे बच्चों की तरह। और इसने जो बोला है आप सबको समझ में आ गई होगी। शिशु अवस्था जो होती है वो भैया जन्म से लेकर 2 साल तक होता है। माध्यमिक बाल्यावस्था जो होती है वो आपकी 6 से 12 साल होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल सही दी है इसने, 11 साल से ऊपर होती है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है ये 2 साल से लेकर 7 साल तक होती है। तो यहाँ जो सही चरण दिया गया है वो सी ऑप्शन दिया गया है। क्लियर बात समझ में आई? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? पहला ऑप्शन है यह चरणों को निर्दिष्ट नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन है यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। तीसरा ऑप्शन है यह प्राकृतिक स्थितियों में बच्चों के सहभागी अवलोकनों का उपयोग करता है। और डी ऑप्शन है यह नैतिक विकास का एक निश्चित क्रम नहीं देता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सब लोग लिखेंगे आंसर। चलो लिखते रहो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। देखिए तो इसने बोला कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना क्या है? आलोचना का मतलब होता है कमी या कोई ताना कसना या फिर उसकी बुराई करना, कि भाई तुमने सारा काम तो अच्छा किया लेकिन ये वाला काम खराब कर दिया। जैसे आप बहुत सारा खाना बनाते हैं और आप सब फैमिली के सामने रखते हैं, बड़े शौक से आपने 3 घंटे लगाए खाना बनाने में, बहुत अच्छा खाना बनाया, और आपके घर का कोई सदस्य आता है और खाना खाने के बाद कहता है कि देखो खाना तो बहुत बढ़िया था सब चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा नमक कम था। तो आपकी बुद्धि खराब हो जाती है ना, कि आया बड़ा कमी निकालने वाला।
इतनी मेहनत से सब चीज़ें की हैं, अगर बताना ही था तो पहले ही आ जाता, पहले ही किचन में आके बता देता कि नमक डाल दो इसमें, है ना। तो बात यह है कि आलोचना मतलब जो कमी है, और कमी क्या निकली इनके सिद्धांत में, इनके सिद्धांत में कमी ये निकली है कि इन्होंने लिंग के प्रभाव की अवहेलना की है। यानी इन्होंने जो अपना नैतिक विकास के 6 चरण दिए हैं, चरण आपको याद होंगे, दंड एवं आज्ञा पालन, यांत्रिक, सापेक्षिक, है ना। तो चरणों में इन्होंने सब में कहानी किसकी बताई, पुरुष की बताई है, स्त्रियों की नहीं बताई है। हिंज नाम के व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं, और हिंज नाम का व्यक्ति ने सही किया, गलत किया, चोरी क्यों की, वगैरह वगैरह कहानियां चलती हैं। स्त्री क्या सोचती है उसी चीज के बारे में ये नहीं बताया। समझ में आई? क्योंकि हो सकता है स्त्री अलग चीज सोचती हो और जो कि सत्य भी है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जो आपका कानून व्यवस्था अभिविन्यास है, बच्चा यानी लड़का ये सोचता है सभी लोगों को नियम कानून की व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, सभी को नियमों का पालन करना चाहिए ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। ये लड़का ही सोचता है, लड़कियां नहीं सोचती हैं। अब मैं मतलब ये इसको निगेटिव मत ले जाना, हो सकता है कुछ लड़कियां सोचती भी हो, पर ज़्यादातर अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, लड़के सामाजिकता के बारे में, समाज के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लड़कियां इमोशन के बारे में ज़्यादा सोचती हैं, अपनी खुशी के बारे में। अगर मैं अभी बात करूं, एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड हमेशा क्या सोचता है, भाई यहाँ लोग देख रहे हैं, देख यहाँ मेरा हाथ मत पकड़ना तू, बताना, देख यहाँ मेरा हाथ मत पकड़ना, घर जाके चाहे तू किस कर लेना यहाँ यहाँ दुनिया देख रही है देख, और मेरी इज्जत है यहाँ आसपास की कॉलोनी में, प्लीज़ यहाँ नहीं मिल सकता मैं तेरे से। लड़की क्या कहती है, दुनिया भाड़ में जाए, कुछ भी करे, मुझे अच्छा लग रहा है ना, बात खत्म, दैट्स इट। और ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर परिवार में होती हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, दो पति पत्नी है और उसका बच्चा है, तो बच्चे को बाप क्या कहता है, कॉलोनी में जाके तूने उससे लड़ाई कैसे कर ली बे, तूने मेरा नाम खराब कर दिया, वो समाज में जो है उसके लड़के को तूने कैसे पीट दिया, वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी चीज़ें समाज में अपने बच्चे को डांटेगा। माँ क्या कहती है, तुझे चोट तो नहीं लगी ना, बस बाकी ठीक है, तू साले को गाली दे के आ, तू चाहे मार के आ, मैं देख लूंगी बाद में। समझ में आ रही है कहानी, समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी? अंतर होता है ये पुरुषों में और स्त्रियों में, भगवान ने, अल्लाह ने बना के भेजा है। ये तो दुनिया वाले लोग जो है जबरदस्ती इक्वलिटी फलाना ढिमकाना, ये वो, कपड़े एक जैसे पहनो ने, अबे है भाई अंतर है, मान लो, एक्सेप्ट कर लो, अंतर है भाई बहुत सारी चीज़ों में। हम ये नहीं कह रहे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन कमज़ोर है कौन ताकतवर है, लेकिन अंतर जितना बायोलॉजिकल तरीके से आपको मिला है ना, उस अंतर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उतना ज़रूरी है। ज़्यादा इक्वलिटी करोगे तो जेंडर ही गड़बड़ा जाएंगे तुम्हारे, जो कि आजकल हो भी रहे हैं। समझ नहीं आता, लड़की में लड़कों की हरकतें आ रही है, लड़कों में लड़कियों की हरकतें आ रही हैं, क्या बनते जा रहे हैं, अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। तो ठीक है, बायोलॉजिकल जो ऊपर वाले ने बना के भेजे ना अंतर, तो वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो समझदारी है। आगे है आपका ले वाइगोत्स्की का मानना था कि, क्या मानते थे भाई बताओ, बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है वे निष्क्रिय रूप से पुनरुत्पादन करते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। तीसरा है बच्चे उद्दीपन व प्रतिक्रिया का अनुकूलन करके सीखते हैं। और डी ऑप्शन है बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें उपयुक्त भौतिक इनाम प्रदान किए जाते हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे आंसर। हेलो सर, एक बार में ही सीटेट कैसे पास होंगे सर? श्याम कुमार भाई, एक बार में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें सीख के चलोगे तो एक बार में ही होता है। अब दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो हमेशा एक बार के लिए बोलता हूँ, और हमारे बैच में जितने बच्चे हैं एक बार में पास ही होते हैं। सिस्टम होता है, अगर कन्फ्यूज़ रहोगे कि क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ और दिमाग बौखलाया रहेगा तो नहीं होता। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, इतना पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, इसको सीखना है, इसको नहीं सीखना है, अगर पहले से छठी छठाई चीज़ें रहेंगी, और कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, जो बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं प्रश्न को सॉल्व करने की, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं कॉन्सेप्ट को याद रखने की, वो सब सीख के चलोगे तो आराम से 1 महीने में आराम से निकल जाएगा सीटेट। ले वाइगोत्स्की का मानना क्या था भाई, बच्चे निष्क्रिय तो कभी भी नहीं हो सकते, तो कोई सा भी मनोवैज्ञानिक नहीं मानता। बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं, ये सही है। यानी बड़ों की मदद को हम क्या कहते हैं, पाड़ी कहते हैं ना भाई, इसका फोल्डिंग। बच्चे अपनी समझ खुद बनाते हैं, यानी कि काम तो बच्चा खुद से ही करेगा, सक्रिय रहना चाहिए बच्चा, लेकिन बड़ों की हेल्प लगती है। अगर यही बात जीन प्याजे की आ जाती तो वो बड़ों की हेल्प को हटा देते हैं, वो कहते हैं बच्चा खुद कर लेगा, ठीक है। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि पाड़ की जरूरत पड़ती है। उद्दीपन प्रतिक्रिया देखो मैंने आपको बताया हुआ है, ये निगेटिव टैग वर्ड रहेंगे पूरे ही सीटेट में,
कहीं से कहीं तक भी आ जाए ये निगेटिव टैग वर्ड रहेगा आपका। इनाम, ये भी निगेटिव टैग वर्ड रहेगा आपका पूरे सीटेट में, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में निगेटिव टैग वर्ड रहेगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में खालिस्तान जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्वता दी है। भाषा, कैलेंडर, कैलकुलेटर या मोबाइल? बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, जल्दी से बताएंगे कमेंट में। सर मैं लड़की होके भी आपकी बात से एग्री हूँ मेघा। अब होना ही चाहिए, लड़की और लड़कों की मैंने बात थोड़ी की है, मैं कोई किसी एक पक्ष में बात थोड़ी कर रहा हूँ कि लड़कियों के कह रहा हूँ या लड़कों को। मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ, जो चीज़ें रियल में हैं तो हैं, वो चीज़ें तो सभी को समझनी पड़ेंगी, लड़कों को भी लड़कियों को भी, ये कोई किसी एक की बात थोड़ी है। चलो जी आगे बढ़ेंगे। लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किस चीज़ को महत्ता दी है? भाषा को दी है। बाकी सब चीज़ें तो ये इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए हैं, तो प्रश्न ही इसने कितना फन्नी सा बनाया है। वाइगोस्की इन चीज़ों पे कभी भी, ये मोबाइल तो था ही नहीं वाइगोस्की के समय में जब सिद्धांत आया था, ये तो बाद में बना है। चलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में, पहला ऑप्शन है बच्चों का सीखना इनाम और सजा के प्रयोग से नियंत्रित होता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को सख्त निगरानी में रखना चाहिए व अनम्य पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है आपका सीखने को सुसाधित करने के लिए वेधन व अभ्यास की विधि का पालन किया जाता है। और डी ऑप्शन है सीखने का आधार अनुभव व संवाद होते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, कमेंट में लिखेंगे आंसर। चलिए बढ़िया से लिखिए और जल्दी से लाइक भी करो भाई, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया ज़रा एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबाओ सब लोग। और कुछ लोग जो है अभी अभी आए हैं क्लास में, पहले से नहीं आए थे तो वो शायद उन्होंने बात नहीं सुनी होगी। वो बात ये है कि महा मैराथन क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। और कब से होने वाली है? 1 अगस्त से होने वाली है महा मैराथन क्लास, 1 अगस्त से स्टार्ट होंगी। और ये ताबड़तोड़ बहुत सारी महा मैराथन आने वाली है, मज़ा ही आ जाएगा। बेहतरीन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की मैराथन अलग होगी, ट्रिक की मैराथन अलग होंगी, बहुत सारा कुछ आने वाला है। मॉडल पेपर भी आएंगे, फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। टाइम हमारा शाम के 7 बजे ही रहा करेगा जो हम करते थे, तो ये 7 बजे से रात तक चला करेगी, ठीक है ना। 7 बजे से शाम को रात के 1 बजे तक, 2 बजे तक, जितनी भी क्लास मतलब लंबी हुआ करेगी, 1-2 बजे तक, 12 बजे तक चलाया करेंगे रात के। तो ये अब अपना जो है 1 तारीख से पहले पहले अपना रूटीन सेट कर लो, ठीक है। उससे पहले का समय आपको दे रहा हूँ मैं, 12 बजे से 7 बजे से पढ़ने की आदत डाल लो, अब रात को जागने की आदत डाल लो अब, ठीक है। देखिए इसने बोला प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को इनाम, मैंने अभी भी बताया गलत बात है इनाम देना। बच्चों को सख्त निगरानी में रखेंगे, ये भी गलत है। देखो अनम्य आ गया ना इसमें, और सख्त, ये अनम्य और सख्त जो है ये क्या है? निगेटिव टैग वर्ड है। सीखने को सुसाधित करने के लिए वेधन और अभ्यास, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, क्योंकि वेधन का मतलब होता है रटना, तो हमें रटनी नहीं है कोई भी चीज़। रटना निगेटिव टैग वर्ड है, रट कर जो है कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। तो बच्चे को कोई भी चीज़ रटानी नहीं है बल्कि समझानी है। तो सीखने का आधार क्या होना चाहिए? अनुभव और संवाद। अनुभव का मतलब है उस काम को आपने करके सीखा है, तभी एक्सपीरियंस होता है। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कब होता है? जब उस काम को खुद कर रहे हैं। तो बच्चों से खुद करवाओ काम। और संवाद मतलब डिस्कशन, बच्चे चर्चा करें आपके साथ तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपने भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं? पहला ऑप्शन है तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक गतिक संवेदनात्मक बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है अंतःवैयक्तिक, और डी ऑप्शन है भाषाई बुद्धि। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, लिखिए अपना अपना आंसर। सीटेट के लिए मैथ सिलेबस बताओ सर, क्या क्या पढ़ना है? देखो मैथ अगर फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हो तो बेसिक कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। मैथ बहुत इजी आता है सीटेट का, इतना हार्ड नहीं है, बेसिक आता है। एनसीईआरटी वाला हम आपको पढ़ा देंगे वो मैथ, टेंशन ना लो। मैथ में मुश्किल से 15 टॉपिक आपको पढ़ने हैं बस, अगर फर्स्ट पेपर में आप हैं तो। उसके अंदर छोटी छोटी कैलकुलेशंस वगैरह सीखनी पड़ेंगी आपको।
15 दिन 20 दिन लगेंगे, मैथ अच्छा हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं होता। PYQ सॉल्व करोगे ना अगर मैथ के, तो सबसे बेस्ट तरीका वही होता है। PYQs अगर आपने सॉल्व कर लिए 10 साल हो गए, तो आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। लिखो आंसर लिखो। सेकंड पेपर थोड़ा सा बड़ा है। सेकंड पेपर में आपको पूरे टॉपिक वाइज क्लास लेनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा। कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में जानते हैं? भावनाएं जो संबंधित है वो अंतःवैयक्तिक या अंतरावैयक्तिक बुद्धि से रिलेटेड होती हैं। अगर आप अपनी बात कर रहे हैं, अपनी भावनाओं की, तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है, और अगर दूसरों की बात कर रहे हैं तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है। बस ठीक है, ये दोनों ही, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, ये इमोशन से रिलेटेड है, भावनाओं से, इच्छाओं से रिलेटेड है। बाकी तर्क बुद्धि जो है वो कैलकुलेशन से, शारीरिक गतिक बुद्धि खेलने कूदने से, क्रिकेटर जो फिजिकली एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं। भाषाई बुद्धि भाषा से रिलेटेड है, बोलना अच्छा आता है, लिखना अच्छा आता है, कविताएं, शब्दावली, ये सब है ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है आपका। अगला प्रश्न क्या कहता है? शिक्षकों का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करेगा? पहला ऑप्शन है कक्षा में केवल लड़कों को भारी कुर्सी मेज उठाने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन है खेल के लिए गुड़िया व घर केवल लड़कियों को देना। तीसरा ऑप्शन है देखभाल करने वाले व्यवसायों का जिक्र केवल औरतों के संदर्भ में करना। और डी ऑप्शन है सभी जेंडर में स्वायत्ता व सहानुभूति के गुण विकसित करना। बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? अपना अपना आंसर लिखेंगे आप। देखिए, अगर हम बात करें रूढ़िवादिता को कम करने की, तो मुझे नहीं पता कि इसमें ऑप्शन वो दिया है या नहीं दिया है, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मैं मानता हूँ, अगर आप जेंडर रूढ़िवादिता को खत्म करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट तरीका होता है डिस्कशन, यानी चर्चा। अब इसमें है या नहीं है मुझे नहीं पता, वो तो मैं देखूंगा बाद में, लेकिन चर्चा करना बच्चों के साथ में सबसे बेहतरीन उपाय होता है रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए। अब देख लेते हैं, कक्षा में अगर केवल लड़कों को भारी मेज कुर्सी उठाने के लिए कह रहे हैं, गलत। किसी भी एक जेंडर की अगर बात करेंगे तो वो रूढ़िवादिता है। किसी भी एक जेंडर की बात करेंगे तो रूढ़िवादिता है। इससे रूढ़िवादिता घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। देखभाल करने वाले केवल, केवल वाला आंसर हमेशा गलत जाएगा जब भी आपके पक्षपात वाली बात होगी, क्योंकि केवल एक जेंडर की बात करेंगे तो आपका रूढ़िवादिता बढ़ जाएगी। सभी जेंडर में स्वायत्ता और सहानुभूति के गुण विकसित करना, ये आंसर सही जाएगा। सभी जेंडरों की बात कर रहे हैं, स्वायत्ता का मतलब होता है सेल्फ रेस्पेक्ट या सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि मैं क्या हूं ये जानना, मेरी क्या वैल्यू है इस दुनिया में, इस समाज में, घर में क्या वैल्यू है, ये उसको पता होना। सहानुभूति का मतलब होता है कि सभी जेंडरों से आपकी बराबर सिंपैथी है, सबकी इज्जत बराबर करते हैं आप। तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन एकदम सही जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है? व्यवहारवादी, सूचना संक्रमण, या फिर आपका सामाजिक सांस्कृतिक, या फिर मनोगतिशील? बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको? कमेंट में अपना अपना आंसर देंगे आप। हम्म, चलो बहुत बढ़िया। देखिए, तो इसने बोला कौन सा परिप्रेक्ष्य संज्ञान को, भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाला उपकरण मानता है, यानी कि भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास को बढ़ा रही है, ये कौन कहता है? तो ये वाइगोत्स्की कहते हैं। और वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इसी सिद्धांत के अंतर्गत ये बात आती है कि भाषा जो है संज्ञान को बढ़ाएगी। समझ में आ गई बात? व्यवहारवाद में नहीं आएगी, क्योंकि जो सामाजिक संरचनावाद सांस्कृतिक सिद्धांत है ये रचनावादी है।
और वाइगोत्स्की खुद ही रचनावादी सिद्धांतकार हैं। मनोगतिशील नहीं आएगा इसमें। सूचना संक्रमण यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यानी केवल आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बच्चा इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो ये कोई तरीका नहीं होता। यहाँ जो है सी ऑप्शन आपका सही जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति नहीं है। पहला ऑप्शन है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना। दूसरा ऑप्शन है छात्रों की विभिन्न पृष्ठभूमियों अनुरूप शिक्षा शास्त्र। तीसरा ऑप्शन है ऐसे विविध उदाहरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो। और डी ऑप्शन है निर्देशों के मानक सेट का उपयोग करना और विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको, लिखेंगे अपना अपना आंसर। चलिए, और हमारे 1400 लाइक में लास्ट लाइक बचा है एक। बताओ कौन करेगा 1400 लाइक, जल्दी बताओ। कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबाएंगे जिसने अभी तक नहीं किया है। ये कौन सा चैनल है, फिजा सिद्दीकी, लगता है आज पहली बार आपने देख लिया है चैनल। ये चैनल SA टीचर एकेडमी है और मेरा नाम शादाब आलम है। बेस्ट चैनल है सीटेट की प्रिपरेशन के लिए, अब तक का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिजल्ट देने वाला चैनल है। आप अगर यहाँ तक आए हैं तो ये किस्मत की बात है, आपकी खुशकिस्मती है कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल से जुड़े रहना अगर सीटेट पास करना है। इसने बोला है कि विविधता को समायोजित करने के लिए कौन सी रणनीति है जो सही नहीं है। विविधता मतलब आपकी क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, सबकी एबिलिटी अलग अलग है, सामाजिक स्तर अलग अलग हो सकता है, भाषाएं अलग हो सकती हैं, यानी कक्षा जो है वो समावेशी है ना, समावेशी कक्षा है। और समावेशी कक्षा का सीधा सीधा रूल क्या है, ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें सभी बच्चों का फायदा हो रहा हो। सामाजिक और सांदर्भिक संदर्भ का पता लगाना, ये तो पॉजिटिव बात हो गई। छात्रों की विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुसार पढ़ा रहे हैं, यानी बच्चों के बैकग्राउंड को समझ करके तब पढ़ा रहे हो, ये भी पॉजिटिव बात हो गई। आप विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे रहे हैं, ये भी पॉजिटिव बात होगी, जिसमें सभी बच्चों का फायदा हो, ये भी पॉजिटिव होगी। मानक सेट का उपयोग करना, मानक सेट यानी मानकीकृत, यही आपका गलत ऑप्शन है और यही आपका सही जाएगा, क्योंकि इसने हमसे नहीं वाला पूछा है, निगेटिव वाला पूछा है। मानक का मतलब क्या होता है कि सभी बच्चों के लिए एक जैसी रणनीति का इस्तेमाल करना, एक जैसा सिलेबस, एक जैसा पढ़ाने का तरीका और सबके लिए एक जैसा पेपर। तो ये गलत तरीका होता है, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे है ही नहीं, सभी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो आपको विभिन्न प्रकार के लर्निंग स्टाइल, विभिन्न प्रकार के टीचिंग स्टाइल अपनाने पड़ेंगे। तो यहाँ जो है डी ऑप्शन आपका सही जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है मानकीकृत, दूसरा है व्यापक, तीसरा रचनात्मक और डी ऑप्शन है गुणात्मक। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सब लोग लिखिए अपना अपना आंसर। चलो जल्दी जल्दी लिखते रहो अपना अपना आंसर। देखिए, तो इसने बोला निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए। मानकीकृत आकलन तो हमेशा गलत रहेगा आपका, है ना। ये तीनों पॉजिटिव हैं। अब इन तीनों में से किसको चुनोगे आप। व्यापक का मतलब होता है सभी एस्पेक्ट्स का मूल्यांकन करना, यानी बच्चे के सभी क्षेत्रों का, सारे सब्जेक्ट का भी, फिजिकल डेवलपमेंट का, भाषा का, उसके बिहेवियर का, सबका आकलन करना। लेकिन यहाँ बात संपूर्ण आकलन की नहीं हुई है, अधिगम की हुई है, वो भी अर्थपूर्ण अधिगम की। तो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आपको रचनात्मक आकलन करना पड़ेगा। रचनात्मक का मतलब क्या है, रचनात्मक का मतलब है ऐसा आकलन जिसमें निरंतरता हो, जिसमें हर लेवल पे आप चेक कर रहे हैं कि बच्चे में कितनी वृद्धि हो रही है। आज बच्चे ने कितनी चीज़ें सीखी थी, अगले हफ्ते कितनी चीज़ें आ गई हैं उसको, फिर उसका फीडबैक आप लेते हैं और फीडबैक के अनुसार और आगे सुधार करते जाते हैं, उसको आप कहते हैं रचनात्मक आकलन। अब गुणात्मक भी तो पॉजिटिव है, इसको सही क्यों नहीं माना हमने, क्योंकि अधूरा है। गुणात्मक प्लस मात्रात्मक दोनों को ही हम यूज करते हैं मिला करके, दोनों मिला करके यूज करते हैं, समझे। तो यहां जो आंसर है सी ऑप्शन जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। पहला ऑप्शन है बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान, दूसरा ऑप्शन है योग्यताओं के आधार पर बच्चों का पृथक्कीकरण, तीसरा ऑप्शन है बच्चों की पहचान कर उसका
उनका उपयुक्त नामीकरण। और फोर्थ ऑप्शन है पाठ्यपुस्तकीय अनुभवों व शिक्षा शास्त्र में लचीलापन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप लोगों को, लिखेंगे आंसर। सीटेट क्यों एक जैसा क्वेश्चंस करता है, यू मीन टू से कि सारे ऑप्शन एक जैसे क्यों होते हैं? यही तो खेल है सीटेट का। ये सीटेट जो है ना वो कॉन्सेप्ट पे आधारित है, ये मतलब रटने या याद करने वाली चीज है ही नहीं, कि फैक्ट बेस्ड नहीं है कि भाई बता दो सूरज किधर से निकलता है, सबको पता है फैक्ट है, नहीं है ऐसा। सीटेट ऐसा नहीं है। सीटेट आपको ये जानना चाह रहा है आपसे कि आपके तरीके क्या हैं, आप कितनी बुद्धि रखते हैं बच्चे को सिखाने की, समझ रहे हैं, बच्चे का कितना फायदा सोच सकते हैं एक टीचर के रूप में। तो इसीलिए वो आपके दिमाग से खेलता है, यही तो सीखना है आपको। अब देखो इसने क्या पूछा है आपसे, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान बाधा मुक्त यानी जिसमें बाधाएं ना आए, ये तो सही बात हो गई। योग्यताओं के आधार पर बच्चों का पृथक्करण गलत, बच्चों को बंटवारा कर रहे हो आप, गलत हो जाएगा। बच्चों का नामीकरण करना भी गलत हो जाएगा, नामीकरण में भी बंटवारा ही हो जाता है, अलग अलग नाम दे रहे हैं बच्चे को। पाठ्य पुस्तकीय अनुभवों और शिक्षा शास्त्र में लचीलापन, लचीलापन अच्छी चीज होती है। पहला और चौथा एकदम करेक्ट है, ए ऑप्शन राइट जाएगा, ए ऑप्शन सही जाएगा। अगला प्रश्न है छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन है चर्चा को प्रोत्साहित, दूसरा है अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादियों पर चिंतन, तीसरा है एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन, और डी ऑप्शन है व्याख्यान पद्धति को एकमात्र शैक्षणिक रणनीति के रूप में अपनाना। बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, लिखेंगे अपना आंसर। हाँ जी देखो, इस प्रश्न में इसने निगेटिव ऑप्शन पूछा है कि एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें दो निगेटिव ऑप्शन है, इसमें डी भी निगेटिव है और सी भी निगेटिव है। क्योंकि एक समान पाठ्यचर्या भी आप लागू नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, तो एक समान पाठ्यचर्या कभी नहीं आ सकती, मानकीकृत कभी नहीं आ सकती। यहाँ भी व्याख्यान पद्धति को एकमात्र शैक्षणिक रणनीति, यानी और कोई तरीका ही नहीं आता टीचर को, केवल लेक्चर मेथड दे रहा है, दोनों ही ऑप्शन निगेटिव है। तो ये प्रश्न बनेगा आपका उस तरह का जिसमें हैशटैग और स्टार लगा होता है, यानी इसका नंबर, अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपने दिया है तो आपको नंबर मिल जाएगा इसका। ठीक है, समझ के बात। चलिए, और इसी सवाल के साथ आज की क्लास को करते हैं हम समाप्त। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपकी मैराथन क्लास जल्दी स्टार्ट होंगी, है ना, तो रेडी रहना आप उस चीज़ के लिए और लगातार पढ़ाई करते रहो। बाकी अगर कोई पूछना है, कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से, फटाफट से बताओ, कुछ पूछना है? चलो बताओ। 1500 लाइक पूरे नहीं हुए भाई अभी तक, 1400 पे ही अटके हुए हो, तो जल्दी से 1500 पूरे करके जाना। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं है आपका, तो अच्छी बात है। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।